सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक के अपने 10 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हम भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हुए मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में यह हमारा अगले वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा अगला आर्टिकल है उसे क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखिए इसे आर्टिकल 32 का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसे आर्टिकल 32 को भारत के संविधान की आत्मा भी कहते हैं। आखिरकार आत्मा क्यों कहते हैं, यह भी अभी आपको जब आप इन फंडामेंटल राइट के बारे में, ये जो रिट हैं हमारी, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। देखिए आर्टिकल 32, यदि किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए हमारे देश में क्या है, मान के चलिए आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो आप कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप कहाँ पर जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप इस प्रोसेस को ख़त्म करके डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करके फंडामेंटल राइट के उल्लंघन को रोकता है। अब देखिए ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है। सबसे पहली रिट है हबीस कॉर्पस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है हमारी क्यू वारंटो, जिसे हम बोलते हैं अधिकार प्रच्छा, ठीक है। तीसरी रिट है हमारी प्रोबिशन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिषेध, ठीक है। चौथी रिट है हमारी सर्च्योरी, जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेषण। और 5वीं है हमारी मैंडेमस, जिसे हम बोलते हैं परमादेश। देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश में क्यों लिखा है, अगर आप 2020 का UPPCS का पेपर जाके देखेंगे तो इसमें हमारे 4 रिट दे रखी थी और वो आपस में उनमें मिलान करना था हमको, मतलब मैच करना था। तो उसमें ये हिंदी में ना देकर डायरेक्ट ऐसे, जैसे ये है आपकी हैबियस कॉर्पस, तो इसे हैबियस कॉर्पस ऐसे करके लिख दिया गया था, ठीक है, मतलब देवनागरी लिपि में लिख दिया गया था। तो इस वजह से मैंने दोनों तरीके यूज़ करे हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहली रिट जो है हमारी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसे हम डाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही मतलब लगाइए किसी आदमी को मतलब बंदी बनाकर रखा हुआ है। इतना अपना दिमाग में क्लियर करिए। देखिए इस रिट के द्वारा जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है, जिस किसी व्यक्ति ने या संस्था ने, ठीक है, किसी व्यक्ति को डिटेंशन करके रखा है, मतलब उसे बंदी बनाकर रखा है, उसको माननीय न्यायालय क्या करते हैं, एक निर्देश देता है कि वह जो बंदी व्यक्ति है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करे, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको न्यायालय के समक्ष लाके वो आदमी दिखाना है, ठीक है। न्यायालय उस पर क्या करेगा, बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है। मतलब वो कोई व्यक्ति है, पुलिस के द्वारा, ठीक है, उसको बंद कर लिया गया है, ठीक है, और उनके एडवोकेट द्वारा न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट डाली गई है कि जी हम मान्यवर, हमारे ऐसे ऐसे करके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है और पुलिस ने इसको बंदी बना रखा है, ठीक है, ना हमें मिलने दे रही है ना कुछ। तो न्यायालय क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति को, मतलब जिसने बंदी बनाया है उसको निर्देश करेगा पुलिस वालों को, ठीक है। वो क्या करेंगे, न्यायालय में उस व्यक्ति को लेकर आएंगे और जिन आधारों पर उन्होंने उसे बंदी बनाया है, ठीक है, उस पर न्यायालय क्या करेगा, विचार करेगा। और यदि वह कानून सम्मत नहीं है, मतलब वो कानून के सम्मत नहीं है, कानून के अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है, ठीक है। तो न्यायालय क्या करेगा, बंदी जो व्यक्ति बनाया है उसको जारी करने का आदेश करेगा, किसको, उस संस्था को, पुलिस को, ठीक है। देखिए यह जो रिट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब कोई पब्लिक अथॉरिटी हो उसके खिलाफ और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है, ठीक है। जनरली आप मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति या बच्चा खो जाए, मान के चलिए, ठीक है, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं कि जी ऐसे ऐसे हमारा ये बच्चा खो गया है, इसे ढूंढ के दीजिए, पुलिस टाल मटोली करती है, ढूंढ के नहीं देती है। तो सबसे अच्छा इसका एक आप एग्जाम्पल है, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट अपने हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जाकर दायर कर दीजिए, ठीक है। पुलिस अपने आप त्वरित गति से ढूंढ कर लाके अपना पूरा जोर लगा के रख देगी, ठीक है, माननीय हाई कोर्ट के सामने या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। अब हम देखते हैं परम आदेश, दूसरा जो है परम आदेश से ही इसका मतलब निकालिए। परम आदेश मतलब सर्वोच्च आदेश। देखिए इस रिट द्वारा न्यायालय क्या करता है, किसी लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित, मतलब कानून के अनुसार
उस कर्तव्य को पूरा करे जिसे पूरा करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन जिसे वह पूरा करने से इनकार कर रहा है। देखिए परम आदेश का है, मान के चलिए आप कहाँ गए, पासपोर्ट बनवाने गए पासपोर्ट ऑफिस में, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके ले गए, आपने पोस्ट ऑफिस वाले से कहा कि मतलब उनसे पासपोर्ट ऑफिस वालों से कहा जी भैया हमारा पासपोर्ट बना दीजिए, ये हमारे डॉक्यूमेंट हमने लेकर, वो आपको क्या करता है, उसका कार्य है पासपोर्ट बनाया, लेकिन वो क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है अपने कर्तव्यों का, उन्हें पूरा नहीं करता है, जिसे पूरा करने से वो इनकार कर रहा है, और जिसे उसे पूरा करना चाहिए क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है या पैसे मांगता है आपसे, जैसे भी है। तो न्यायालय क्या करेगा, परम आदेश जारी कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिट है यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ठीक है, अगले देखिए प्रतिषेध मतलब किसी भी चीज को रोकना, इसी से मतलब है शेध मतलब रोकना। देखिए इस रिट के द्वारा न्यायालय क्या करता है, देखिए इस रिट के द्वारा जो हमारे माननीय न्यायालय है वो न्यायिक संस्था, मतलब कोई भी न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था, जिसे हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, उसके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन करके कार्रवाई करने से रोकता है। मान के चलिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई न्यायालय है, वहाँ के न्यायालय मान के चलिए इस जिले के भीतर जितने भी अपराध हो रहे हैं, यहाँ का जो CJM है वो यहाँ पर इनका कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन मान के चलिए दूसरे जिले का अगर ये CJM कॉग्निजेंस लेते हैं जो इनके अधिकार सीमा से बाहर आता है, ठीक है, मतलब CJM क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी सीमा के बाहर कॉग्निजेंस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं। तो न्यायालय क्या करेगा, आप जाइए बोलिए न्यायालय में जाके कि भैया ऐसे ऐसे हम उनके क्षेत्राधिकार में आते नहीं हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके ज़बरदस्ती से हमें बुला रहे हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता है ऐसे मामलों में, ठीक है, जो प्रतिषेध रेट है उसमें क्या करता है, कोई भी न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था है उसे उसका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्रवाई करने से रोकता है। मान के चलिए ये जिला है आपका बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मान के चलिए ए का लड़का किसी स्कूल में पढ़ता है जो कि जिला बी में है, जिला सी में है, ठीक है, सी में पढ़ता है, मान के चलिए ए जो है जिला सी में पढ़ता है और ए के पिताजी कौन है, जिला बी के क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो मान के चलिए इसके साथ कोई वारदात घटित हो जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, बाबूजी बी अपने पुत्र मोह में आके कॉग्निजेंस ले लेते हैं जबरदस्ती ही यहाँ से। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें न्यायालय जा सकते हैं। बस इसका मोटा मोटा ये समझिए आप, ठीक है। यह जो रिट है न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो जुडिशियल काम करती हो, ठीक है, जो न्याय देने का काम करती हो। आगे चलते हैं, उत्प्रेषण क्या है, जिसे हम बोलते हैं सशोररी, ठीक है। इस रिट के द्वारा न्यायालय क्या करता है, क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकता है। देखिए इस रिट में, उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में क्या अंतर है। देखिए प्रतिषेध में मतलब न्यायालय की अगर कार्यवाही चल रही है, मतलब प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो उस बीच जारी किया जाता है। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है, न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया उसके बाद, ठीक है, न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया उसके बाद। मान के चलिए यहाँ पर न्यायालय ये जो है बी कॉग्निजेंस ले लेते हैं इस व्यक्ति का और अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ये उस बीच में जारी हो रही है। लेकिन उत्प्रेषण क्या है, इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया, मान के चलिए बी को जेल भेज दिया, जेल भेजने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उत्प्रेषण रिट, मतलब ये तो इनके क्षेत्राधिकार में आता नहीं था, लेकिन आप कैसे जेल भेज देंगे जी, ठीक है, ये तब जारी होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो प्रतिषेध रिट है इसका उद्देश्य क्या है, कार्रवाई को रोकना, और लेकिन उत्प्रेषण जो रिट है सोशरी, इसका उद्देश्य क्या है, निर्णय को समाप्त करना, कोई भी डिसीजन दिया है उसको खत्म कर देना, ठीक है। अगली रिट है हमारी लास्ट, अधिकार परीक्षा, जिसे हम बोलते हैं क्यू वारंट। देखिए इस रिट के द्वारा न्यायालय क्या करता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति लोक पद पर अपने दावे की वैधता की यहाँ पर जांच होती है। जैसे आज की डेट में एक मामला चला था अभी पूजा खेड़कर का, उन्होंने फर्जी जालू डॉक्यूमेंट बनवा के क्या किया, एक IAS के पद पे अपने जो लिमिट के उनकी कैटेगरी में जो उन्हें अटेम्प्ट मिलते थे उनसे ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिए, ठीक है, किसी अदर कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाकर वो क्या किया, उन्होंने फर्जी तरीके से लोक पद ग्रहण कर लिया। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, अधिकार परीक्षा रिट लगा दी, ठीक है। इस पे क्या है, लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता, मतलब वो सही है या नहीं, उसकी जांच करता है। यदि वह दावा कानून सम्मत नहीं है तो उसे पद से हटा देता है, जैसे कि वो हटा दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 12 में लोक पद की बात की गई है, कौन कौन से पद लोक पद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी। इसके बाद, ठीक है, जो हमारे संविधान के भाग 3 में जो भी हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है, प्रदान किए गए, उन अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति के बारे में बात करी जाएगी अब 33, 34, 35 में, ठीक है।
अब देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है भारत के संविधान का। भारत के संविधान का आर्टिकल 33 कहता है कि सरकार इनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दे रखे हैं कि जी इनके मौलिक अधिकारों को संसद कम कर सकती है। कौन कौन से जी? कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति हैं अगर वो कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। सशस्त्र बल के सदस्य, इनको कम कर सकती है। ठीक है भाई, सशस्त्र बल के जैसे आपने मामला सुना होगा, एक यादव जी से आज से 3-4 साल पहले उन्होंने बीएसएफ में बोला था कि जी हमें ऐसा खाना मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या, अच्छा खाना फंडामेंटल राइट, हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपका अगर आप कहने लगे सशस्त्र बलों में जाके, आप किसी भी सीआरपीएफ में हो, बीएसएफ में हो, आर्मी में हो, कहीं भी हो, बोले जी मेरा फंडामेंटल राइट है, आप आर्मी के खिलाफ बोलें या किसी के खिलाफ, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपका यहाँ नहीं है। ठीक है, तीसरा, आसूचना से संबंधित व्यक्ति। आसूचना, कोई भी व्यक्ति जो इंटेलिजेंस में काम करता हो, रॉ में काम करता हो, मान के चलिए कोई रॉ का व्यक्ति है, वो भीतर की कोई इन्फॉर्मेशन जो भारत से जुड़ी हो उसको लीक कर दे, बोल दे कि जी मेरा फंडामेंटल राइट है, भारत तो ऐसे ऐसे करके गलत कर रहा है जी, इनको मरवा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है संसद, कम कर सकती है। और चौथा क्या है, दूरसंचार से संबंधित व्यक्ति, जो कि 50वां संविधान संशोधन था, उसमें ये सशस्त्र बल और दूरसंचार से जो संबंधित व्यक्ति हैं ये शामिल किए गए थे। कानून व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति और आसूचना से जुड़े व्यक्ति पहले से ही इसमें शामिल थे। अब देखते हैं आर्टिकल 34 क्या कहता है। देखिए, जब सैनिक कानून लागू हो तो फंडामेंटल राइट क्या है, कम किए जा सकते हैं या समाप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, सैनिक कानून से क्या तात्पर्य है। सैनिक कानून ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है और उस क्षेत्र में सेना की शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए आप्सपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये मणिपुर में लगा था आपका और नागालैंड में लागू हुआ था 1958 में। आप्सपा क्या है, जैसे मान के चलिए आप्सपा आपका उत्तर प्रदेश में लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी सशस्त्र बल है वो क्या करेगी, जैसे वो पीछे से मान के चलिए कोई अधिकारी, उनको एक्सेप्शनल यहाँ पर राइट मिल जाएंगे। जैसे उन्होंने किसी व्यक्ति को आवाज़ मारी, भाई आप रुक जाओ, हम आपकी चेकिंग करेंगे, अगर आप नहीं रुके तो वो 2 बार कहेगा, तीसरी बार आप में गोली मार देगा। ठीक है, तो ये है आपका आप्सपा। ठीक है, देखते हैं मणिपुर में, इसमें एक इरोम शर्मिला नाम की महिला थी जो 16 साल तक आंदोलन पर बैठी रही थी इस आप्सपा को हटाने के चक्कर में। ठीक है, 1990 से JNK में अब भी लागू है आप्सपा कानून जो है, क्योंकि वहाँ भारत की शांति और सुरक्षा को खतरा है। अब देखते हैं आर्टिकल 35 क्या कहता है, 35। देखिए, आर्टिकल 35 कहता है फंडामेंटल जो हमारे राइट है के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अगर संसद कोई भी कानून फंडामेंटल राइट पर बनाती है तो उसका जो अधिकार है वो केवल भारत की संसद के पास होगा, ना कि राज्यों की विधानसभाओं के पास होगा। ठीक है, केवल संसद फंडामेंटल राइट के संबंध में कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है, किसने बनाया, संसद ने पास किया। अब देखते हैं जो हमारा 33, 34 और जो 35 है वो क्या करता है, फंडामेंटल राइटों पर प्रतिबंधों की बात करते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा, आपका जो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F जो था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, और जो कि आर्टिकल 30 में भी दिया हुआ था, इसको क्या कर देती है, हमारी जो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, वो इसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद यह जो चीज़ है आर्टिकल 31 में इंसर्ट कर दी जाती है 31A में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या होता है। यदि राज्य लोक हित में संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आप बात समझिए, अगर राज्य मान के चलिए यहाँ से कोई आपका हाईवे ले करता है कहीं से, आपके खेत उसमें पड़ते हैं, तो आप इस बात पर, पहले ये जो फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको चुनौती नहीं दे सकते। तो राज्य क्या कर सकता है, आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। यह चीज़ कब लागू होती है, भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन होता है 1991 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, उसमें यह चीज़ इंसर्ट करी जाती है। और देखिए 17वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1964 में, ये कृषि योग्य भूमि का अर्जन करने पर पर्याप्त मुआवजा मिलेगा। अगर राज्य क्या करता है, जो कृषि योग्य भूमि है उसको क्या करें, किसी लोगों से छीनता है तो क्या देगा, उसका मुआवजा देगा। आप जैसे सुनते होंगे कि जी नोएडा को लोगों को बहुत मुआवजा मिला, ठीक है, वो ऐसे ही मिलता है। आर्टिकल 31B, इसमें क्या होता है, देखिए पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसमें हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, जिसे क्या
अगर हम कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में संशोधन करके डाल देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट उस पर मतलब कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। ठीक है, भूमि सुधारों और जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति से संबंधित है आर्टिकल 31B। ठीक है, इतना आप समझिए बस। ठीक है, आप इनको चुनौती नहीं दे सकते जाके। अब देखते हैं आर्टिकल 31C देखिए क्या कहता है। जो आर्टिकल भारत के संविधान का 39 क्लॉज बी है और सी है। क्लॉज बी क्या कहता है, देश में संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा, और सी क्या कहता है, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। मतलब जो भी उत्पादन के साधन हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगे, वो अलग अलग विकेंद्रित कर दिए जाएंगे और लोगों के हाथ में। ठीक है, जो पावर है वो एक के हाथ में नहीं रहेगी। उस हिसाब से को लागू करने के लिए राज्य यदि कोई विधि बनाता है, मान के चलिए आर्टिकल 39B और सी को अगर राज्य इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है, तो उसे आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वो जी आर्टिकल 14 और आपका आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं, मतलब उसका अतिक्रमण करते हैं। यह चीज़ 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई। अब देखिए वर्तमान में हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो कहाँ लाई करता है। देखिए वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में, भाग 3 से निकालकर कहाँ डाल दिया, भाग 12 में आर्टिकल 300 कैपिटल ए के अंतर्गत रखा गया, जो कि एक विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है और इसके नोट्स बनाए हैं तो आपको ज़रूर ही पेपर में सवाल करते में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, यह मैं बात कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है या इसमें कोई कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।